इस अध्याय में हम ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध के विखंडन की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ये हैलोजन अम्लों के साथ अपघटित होकर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिससे ईथरीय बंध CO बंध का विदलन होता है। इनके साथ हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम HI ज़्यादा क्रियाशील है बनिस्बत HBr के, HBr से ज़्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है HCl। अभिक्रिया के पहले पद में एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनते हैं। जब भी हम किसी HI की क्रिया ईथर से कराते हैं तो ठंडे HI से एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ईथर की इस प्रकार से विघटित होकर एल्किल आयोडाइड का बनना रासायनिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया की सहायता से जटिल यौगिकों में मेथॉक्सी व एथॉक्सी समूह का परिमापन किया जा सकता है, अतः यह विधि जीसल विधि कहलाती है। यदि हम गर्म HI से ईथर की क्रिया कराएं तो 2 अणु HI के भाग लेते हैं और हमें 2 एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं और जल बनता है। जबकि ठंडे HI में एक अणु एल्कोहल का और एक अणु एल्किल हैलाइड का प्राप्त होता है। गर्म HI की अभिक्रिया का उपयोग एल्किल समूह के निर्धारण की जेसल विधि में किया जाता है। इस विधि में एल्कोक्सी बेंजीन को गर्म HI से क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल आयोडाइड बनता है। इस एल्किल आयोडाइड का सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर सिल्वर आयोडाइड का संश्लेषण हो जाता है। इस अवक्षेप को सुखाकर इसका भार ज्ञात कर लेते हैं और प्राप्त होने वाले भार के आधार पर ही एल्किल समूह का निर्धारण कर लेते हैं। जब भी एनिसोल की क्रिया हॉट HI से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है और एक बेंजील आयोडाइड बनता है और जल बनता है। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO3 से कराने पर AgNCH3NO AgI बनता है, जिसका निर्धारण हम करते हैं। PCl5 से क्रिया। जब भी किसी ईथर की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो POCl3 और 2 एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार ये एल्किल हैलाइड बनाने की एक अच्छी विधि है। जब भी हम ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें इथेनॉल बनता है, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। निर्जलीकरण। सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ईथर का निर्जलीकरण होता है और हमें एथीन प्राप्त होती है। एसिटिक एनहाइड्रेट से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्रेट से क्रिया। जब भी ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट से कराते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यदि हम CO या कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया ईथर से कराते हैं BF3 की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर तो भी हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और CO समूह ईथर समूह के साथ जुड़ जाता है। जब भी ईथर का हम दहन कराते हैं या उसको गर्म करते हैं तो हमें CO2 और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार ईथर के दहन द्वारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईथर की अभिक्रियाएं, यदि हम हैलोजन से किसी ईथर की अभिक्रिया कराएं अंधेरे में तो मुक्त मूलक अभिक्रियाओं द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। इपोक्साइड या चक्रीय ईथर। 3 सदस्यों की वलय युक्त ईथर को इपोक्साइड कहा जाता है।
जब ऑक्सीजन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में जुड़कर चक्रीय संरचना का निर्माण करता है तो प्राप्त होने वाले चक्रीय ईथर इपॉक्साइड कहलाते हैं। एल्कीन का ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल के द्वारा कराने पर ये यौगिक प्राप्त होते हैं। ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड या इपॉक्सी ऑक्साइड कहलाते हैं। इस प्रकार में पर ऑक्सी अम्ल से एक ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरण एल्कीन की ओर होता है और अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और सिन एडिशन के द्वारा इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन का निर्माण होता है। इपॉक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को द्विबंधु द्वारा बंधित दोनों परमाणुओं के साथ बंध बनाना आवश्यक होता है। अतः इपॉक्सीकरण की एक आवश्यक शर्त है कि योगात्मक क्रिया सिन योगात्मक क्रिया होनी चाहिए। इसके लिए हम MMPP देखते हैं। MMPP मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट यौगिक है। इपॉक्साइड बनाने के लिए अब तक जिन कार्बनिक परऑक्साइडों का उपयोग होता रहा है वे सब अस्थायी रहे हैं। अतः इस अभिक्रिया को संपन्न कराना काफ़ी असुरक्षित रहता है। MMPP का उपयोग किया जाने लगा क्योंकि एक पर्याप्त स्थायी यौगिक होता है और इसके साथ कार्य करना पर्याप्त सुरक्षित रहता है। यदि हम साइक्लोहेक्सीन की क्रिया MMPP के साथ कराते हैं तो हमें 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। एल्कीनों की परऑक्साइडों के साथ क्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है। उदाहरण के लिए सिस 2 ब्यूटीन, जिसमें दोनों मेथिल समूह एक ही तरफ उपस्थित होते हैं, परऑक्साइड के साथ क्रिया करके केवल सिस्ट 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन बनाता है जो कि एक मीजो यौगिक है, जबकि ट्रांस यौगिकों के साथ परऑक्सी अम्ल की क्रिया से 2 ब्यूटीन परऑक्साइड के साथ साथ 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन का रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इपॉक्साइड वलय का खुलना। जैसा कि हमने देखा कि इपॉक्साइड वलय एक तरह से बंद ईथरी वलय है और जब भी इसकी अभिक्रिया किसी यौगिक के साथ क्रिया कराते हैं तो वो वलय खुलकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो वलय खुल जाती है और ग्लाइकोल का निर्माण होता है। HOH किसी अम्ल उत्प्रेरक या H+ आयन की उपस्थिति में ग्लाइकोल का निर्माण होता है। ग्लाइकोल में दो निकट कार्बनों पर 2 OH समूह जुड़ जाते हैं और ग्लाइकोल का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि H+ आयन या अम्ल उत्प्रेरक चक्रीय ईथर पे उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के एकल इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है और वह ऑक्सीजन पर धन आवेश बना देता है जो कि अस्थायी होता है और ऑक्सीजन निकटस्थ बंध से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बंध को तोड़ देता है और एक OH समूह बनाता है, जिससे कार्बन पर धनावेश आ जाता है जो कि अन्य OH यौगिक से क्रिया करके ग्लाइकोल का निर्माण करता है। अतः इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है और अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अतः नाभिक स्नेही का आक्रमण वलय के उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। जब हम CH3CH2 ऑक्सीजन या इपॉक्साइड पर HOH की क्रिया विधि को देखते हैं तो हमें ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इसमें H+ आयन ऑक्सीजन पर जुड़कर O+ आयन का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्लस आयन अस्थायी होता है और निकटस्थ 2 बंधों से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है।
परंतु इन दोनों अगर यदि वह 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है उस मध्यवर्ती के रूप में और 2 डिग्री कार्बन कैटायन बनाता है मध्यवर्ती के रूप में, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन अन्य जल के अणु से क्रिया करके ऑक्सीजन लेकर ग्लाइकोल का निर्माण करता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं और हमें पता लगता है कि अभिक्रियाएँ किस प्रकार संपन्न होती हैं। हमेशा किसी भी अभिक्रिया में इपॉक्साइड का बंध विदलन के दौरान बनने वाले कार्बोकैटायन की स्थायित्व के आधार पर ही यौगिक का निर्माण होता है। यदि 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन दोनों कार्बोकैटायन बनने की संभावना होती है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी बनता है और यौगिक स्थायित्व प्राप्त करता है बनिस्पत की 1 डिग्री कार्बोकैटायन के। इस प्रकार इपॉक्साइड में वलय के खुलने का अध्ययन किया जाता है।